आज हम बात करेंगे कि यहाँ पहाड़ों में यहाँ के लोग, इनकी अपनी एक जीवन शैली है। किसी तरह की आपाधापी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये हर काम बड़े आराम से करते हैं। आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा। हम बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पहाड़ों में इस तरह की रिलैक्स लाइफस्टाइल या रिलैक्स जीवन शैली का विकास हुआ। पहाड़ हो या मैदानी क्षेत्र या अन्य कोई इलाका, हर जगह बसने के लिए सबसे पहले हमें पानी की जरूरत होती है। हमने देखा यहाँ पहाड़ों में बहुत ज्यादा बारिश होती है। जब से हिमालय ऊपर उठा है, इस सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में साउथ वेस्ट मानसून स्टेबल हुआ और तब से इस क्षेत्र में, विशेष रूप से हिमालयी क्षेत्र में, बहुत ज्यादा बारिश होती है। तो कहने को यहाँ पे पानी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, परंतु जिस तरह की यहाँ पे टोपोग्राफी है, उसकी वजह से पानी बहुत जल्द बहकर हमारी पहुंच से दूर हो जाता है और बिना एनर्जी लगाए, बिना श्रम लगाए उसको वापस किसी तरह यूज में ला पाना, उपयोग में ला पाना संभव नहीं है। उसी के साथ अगर पहाड़ों की बात करें तो यहाँ प्लेन्स की तरह या मैदानी क्षेत्र की तरह परमानेंट वाटर टेबल नहीं होती है। प्लेन्स में विभिन्न कारणों से, क्योंकि सैंड है, नीचे क्लेज हैं, तो वहाँ एक परमानेंट वाटर टेबल होती है। आप कहीं पर भी खोदिए 20-30 मीटर पे आपको पानी पीने योग्य मिल जाएगा। पहाड़ में क्योंकि चारों तरफ यहाँ सॉलिड रॉक्स हैं, उसमें इस तरह के फ्रैक्चर्स, फिशर्स नहीं है जिसमें कि पानी बहुत ज्यादा मात्रा में स्टोर किया जा सके। ऐसे में हमारा ध्यान जाता है नदियों की तरफ। जितनी भी सदाबहार नदियां हैं वो हिमालयी क्षेत्र से निकलती है। वो गंगा हो सकती है, यमुना हो सकती है, अलकनंदा हो सकती है, मंदाकिनी हो सकती है, सतलज हो सकती है, ब्यास हो सकती है, रावी हो सकती है। ये हिमालयी क्षेत्र से नदियां निकल रही हैं। क्योंकि बर्फ के गलने के कारण इसमें पानी आता है, तो इसमें साल भर पानी बना रहता है। ये पेरेनियल रिवर्स है। परंतु यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि ये सभी नदियां ग्लेशियर से निकलती हैं और पहाड़ों में सबसे ज्यादा जो इरोजन होता है वो ग्लेशियर के मूवमेंट के कारण होता है। जब ग्लेशियर आगे और पीछे जाता है तो ये बहुत ज्यादा अपनी वैली वॉल्स को कटान करता है और इसके आसपास सिल्ट, क्ले बहुत ज्यादा मात्रा में होती है। गर्मियों में जब ग्लेशियर गलता है तो उसके साथ ये जितना भी सेडिमेंट है, क्लेज हो सकती है, सिल्ट हो सकता है, ये सब प्रभावित होता है। और गर्मियों में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इन नदियों का पानी पीने योग्य नहीं होता है। इसमें बहुत ज्यादा सिल्ट होती है। यहाँ पहाड़ों में ना आप वर्षा के पानी को ठीक से उपयोग साल भर कर सकते हैं और न ही जो सदाबहार नदियां हैं, ग्लेशियर फेड रिवर्स हैं, उनका पानी आप उपयोग में ला सकते हैं। तो पहले पहल यहाँ जो लोग बसे वो ऐसे गाढ़ गड्ढों या स्ट्रीम्स के किनारे बसे जो कि ग्लेशियर से नहीं निकलते थे, जो पहाड़ में अवस्थित जो स्प्रिंग्स हैं उससे निकलते थे। और ज्यादातर जो बड़ी बसावटें बसी वो ऐसी जगहों पे बसी जहां पर ये जो स्प्रिंग्स हैं, ये बड़ी नदियों के साथ जहां पे मिलते थे, वहां पर बसावटें पहले पहल बसी। और उसके बाद इन्होंने वैली के अंदर ये जो स्प्रिंग्स हैं इसके अलोंग बसना शुरू किया। क्योंकि आने जाने के लिए जो मेन स्ट्रीम है वो रास्ता था, अगर बाहरी दुनिया से आपने संपर्क करना है तो यहाँ पहाड़ से जो स्ट्रीम आ रहा था वो जहाँ पर मेन नदी पे मिल रहा था वहां पे ये बसे। और उसी के साथ फिर इन्होंने जो स्ट्रीम पहाड़ से आ रहा है उसके साथ बसना शुरू किया। और अगर हम बात करें पानी की तो किसी भी वाटरशेड में एटमॉस्फेरिक प्रेसिपिटेशन जो है, जो वर्षा के रूप में हो सकता है, ओलावृष्टि के रूप में हो सकता है, बर्फ के रूप में हो सकता है, वही एकमात्र पानी का स्रोत है। तो उसी प्रेसिपिटेशन को आपने कंजर्व करके साल भर उपयोग में लाना है। तो पानी को कंजर्व करने के लिए आपको एक पोरस मटेरियल चाहिए। पोरस मटेरियल जिसमें बहुत ज्यादा इंटरस्पेसेस हो, बीच में इसमें पोर्स बहुत ज्यादा हो जिसमें कि पानी जमा हो सके। तो ये लैंडस्लाइड का जो मलबा है वो ऐसा मटेरियल देता है जिसमें छोटे पार्टिकल भी होते हैं, बड़े पार्टिकल भी होते हैं और इसमें पोर स्पेसेस बहुत ज्यादा होती है।
तो ये पानी को अपने आप में जज्ब कर सकता है, रोक सकता है। परंतु पानी को लंबे समय तक रोकने के लिए आपको नीचे एक इम्परवियस लेयर चाहिए जो पानी को नीचे न जाने दे। ऊपर आपको पोरस मटेरियल चाहिए, नीचे इम्परवियस लेयर चाहिए। हमने कहा कि लैंडस्लाइड का जो मलबा है बहुत ज्यादा पोरस है। जब बरसात का पानी इसके ऊपर पड़ता है तो ये पर्कुलेट करता है नीचे और अपने साथ जो छोटे पार्टिकल्स हैं, क्ले हो सकती है, सैंड हो सकती है, सिल्ट हो सकती है, उनको बहा के ले जाता है, जिसे हम पाइपिंग ऑफ फाइन्स बोलते हैं। और क्योंकि ये मलबा, इसमें कुछ बड़े मटेरियल है, कुछ छोटा मटेरियल है, जहां पर कुछ अवरोध आता है वहां पे ये पानी थोड़ी देर रुकता है, जिसकी वजह से जो मटेरियल ये अपने साथ बहा के ला रहा है, क्ले हो सकती है, सिल्ट हो सकती है, उसको वहां पे डिपॉजिट करता है। इसी तरह समय बीतने के साथ एक इम्परवियस लेयर एग्जिस्टेंस में आ जाती है इस मलबे के अंदर, और उसके ऊपर हमें पल्स्ड वाटर टेबल मिलती है। और पहाड़ों में ज्यादातर स्प्रिंग्स जो हैं इसी पल्स्ड वाटर टेबल के आसपास हमको दिखाई देते हैं। उसी के साथ यहाँ इन्होंने सीपेजेस हैं उनको डेवलप किया, जैसा हमने बात की ग्राउंड वाटर की खोज की। और ग्राउंड वाटर की खोज यहाँ जो हैबिटेशंस हैं उनको आगे बढ़ाने में, उनके विस्तार में बहुत ज्यादा उपयोगी हो। परंतु कहीं पर भी हो, केवल पानी के सहारे तो कोई बसावट बसेगी नहीं। आपको काम धंधा चाहिए, कुछ और काम करने के लिए जगह चाहिए। और जब से हम लोग एक जगह पर परमानेंटली बसने लगे, तब से हमने मुख्यतः दो धंधे किए, दो काम धंधे हम मुख्यतः करते रहे। या तो हम खेती करते थे या फिर हम पशुपालन करते थे। दोनों के लिए, पशुपालन के लिए हमें चारागाह चाहिए, ऐसे जंगल चाहिए जहां से हम फॉडर ला पाए, पत्तियां ला पाए और जानवरों को चारा उपलब्ध करवा पाए। खेती के लिए हमें उपजाऊ जमीन चाहिए। अब पहाड़ों में जैसा हमने कहा चारों तरफ चट्टानें थी, उपजाऊ जमीन के लिए आपको मिट्टी चाहिए, और मिट्टी का बनना एक बड़ा लंबा प्रोसेस है। तो पहाड़ों में जो लैंडस्लाइड होते थे, लैंडस्लाइड फैसिलिटेट करता है सॉइल फॉर्मेशन। इसके मलबे के ऊपर कहीं ना कहीं जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, मैकेनिकल इरोजन है, केमिकल इरोजन है, जिसकी वजह से सॉइल फॉर्मेशन तेज होता है। तो इसके ऊपर मिट्टी बनने की संभावनाएं ज्यादा होती है। तो लैंडस्लाइड का मलबा हमें पानी देता है। उसी के साथ हमने देखा कि लैंडस्लाइड का मलबा फैसिलिटेट करता है सॉइल फॉर्मेशन। तो ज्यादातर जो हैबिटेशंस हैं वो लैंडस्लाइड के मलबे के आसपास बसे, क्योंकि वहां पे हमें पानी भी मिल रहा था, खेती लायक भूमि भी मिल रही थी। परंतु यहाँ के जो लोग थे वो इतना जानते थे कि जो लैंडस्लाइड है पुराना लैंडस्लाइड है, मलबा है, इसके ऊपर इनस्टेबिलिटी कभी भी आ सकती है। तो ये सीधे सीधे मलबे के ऊपर नहीं बसते थे, मलबे से थोड़ा ऊपर ठोस चट्टानों के ऊपर ये बसा करते थे। रोज खेती और पानी के लिए ये 2-4 किलोमीटर चलते थे, मेहनत करते थे, परंतु बसते ऊंचे स्थानों पे थे, क्योंकि इन्हें मालूम था कि ऊंचे स्थानों पे इन्हें लैंडस्लाइड और बाढ़ दोनों से सुरक्षा मिलेगी। तो ये हमारी तरह नहीं थे, ये कंफर्ट से ज्यादा सेफ्टी को तरजीह देते थे, प्राथमिकता देते थे। उनके लिए सुरक्षा प्राथमिकता थी, हमारी तरह कंफर्ट या आराम उनकी प्राथमिकता नहीं थी। परंतु लैंडस्लाइड का जो मलबा था, एक सीमित मात्रा में पानी उसके अंदर स्टोर हो सकता था, उसके ऊपर कुछ ही खेत बन सकते थे। तो जब पॉपुलेशन एक लिमिट से ज्यादा हो गई तो वहां पे रहना मुश्किल होने लगा। तो पॉपुलेशन जो थी पहाड़ों में वो प्रकृति ने कंट्रोल की, किस हैबिटेशन में कितनी कैपेसिटी है, कितना पानी है, कितनी जमीन है, उसके आधार पे निर्धारित हुआ कि वहां पे कितने लोग बसेंगे। उससे ज्यादा जैसे ही पॉपुलेशन हुई, लोग दूसरी जगह पे माइग्रेट हुए। उन्हें ऐसी जगहें खोजी जहां पर पुराना लैंडस्लाइड हो, पानी हो, वो जाके वहां पे बस गए। इस तरह आपने देखा होगा पहाड़ों में जो बसावटें हुई वो एक दूसरे से बहुत बहुत दूर थी। तो ऐसे में यहाँ जो लोग बसे उनका आना जाना, मिलना जुलना रोज रोज हो पाना संभव नहीं था। फिर कहीं पे घाटियां थी, कहीं नदी थी, इस तरह के जियोमॉर्फिक एंट्रेंसेस थे कि वो प्रायः एक दूसरे से नहीं मिल सकते थे। तो यहाँ जो जीवन शैली उत्पन्न हुई वो लोग जल्दबाजी में नहीं रहते थे,
कभी कभार जो सामाजिक उत्सव हो सकते हैं, सामाजिक समारोह हो सकते हैं, शादी ब्याह है, सुख है, दुख है, उसमें ये लोग मिलते थे। और जो प्रायः लगने वाले मेले होते थे, वो धार्मिक मेले हो सकते हैं, सांस्कृतिक मेले हो सकते हैं, उनमें आस पड़ोस के गांव वाले आते थे और वहां पर बाजार लगता था। वो अपनी जरूरतों की चीजें ले जाते थे और फिर दोबारा अपना वापस जाके आराम से रहते थे। तो यहाँ पर प्रकृति ने एक ऐसी जीवन शैली को जन्म दिया जहाँ लोग बड़े आराम से रहते थे। और उस समय यहाँ जो लोग आते थे घूमने के लिए, प्रकृति का आनंद लेने के लिए, वो भी अपनी जो जीवन शैली है उसको स्लो डाउन करने के लिए आते थे। उनके पास भी जल्दबाजी नहीं रहती थी। उनको भी मालूम होता था कि एक बार आ गए तो जाना इतना सरल नहीं होगा। तो यहाँ पे आराम करने के लिए, आनंद लेने के लिए आते थे। और क्योंकि हैबिटेशंस दूर दूर थे, आज की जो सुख सुविधाएं हैं यहाँ पर उतनी आसानी से बनाना संभव नहीं था। दूर दूर थे तो सड़क बनाने में कठिनाइयां थी, बिजली पानी की सप्लाई में कठिनाइयां थी, स्कूल कम थे, हॉस्पिटल्स दूर दूर थे, जो मैटरनिटी रिलीफ फैसिलिटीज है वो और दूर थी, बाजार दूर था। आज का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से, क्योंकि आज हम डेवलपमेंट को जो देख रहे हैं वो देख रहे हैं कि कितनी बिजली की खपत हो रही है, एजुकेशन कितनी दूरी पे है, मैटरनिटी रिलीफ सेंटर कितनी दूरी पे है, हेल्थ सेंटर्स कितनी दूरी पे हैं, पानी टैप वाटर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। तो इन सब लिहाज से पहाड़ों को अंडर डेवलप्ड या पिछड़ा हुआ समझा गया, बैकवर्ड समझा गया। और इस सब में तड़का लगाने के लिए जो हमारा फिल्में हैं, बॉलीवुड है, वो भी कहीं पीछे नहीं रहा। यहाँ के आदमी को पोर्ट्रे किया गया कि वो जो बाहरी दुनिया है उससे अनजान है, बड़ा भोला भाला है, ईमानदार है, और उसको ऐसे रोल्स के लिए उपयुक्त पाया गया। वो दरबान हो सकता था, चौकीदार हो सकता था, कोई घर के काम करने वाला आदमी हो सकता था, बावर्ची हो सकता था, रसोइया हो सकता था, घर का ड्राइवर हो सकता था। और इसके इर्द गिर्द इस तरह की कहानियां निर्देशकों ने या जो कहानी लिखने वाले हैं उन्होंने रची, जहां पर कुछ हंसी का पुट हो सके, जिसकी वजह से दर्शकों को हंसने का मौका मिले। तो यहाँ के लोगों को बैकवर्ड और ज्यादातर ऐसा पोर्ट्रे किया गया कि ये केवल चौकीदार बन सकते हैं, दरबान बन सकते हैं। मुझे याद है जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे तो कोई पीछे से पहाड़ी बोलता था तो उसका तात्पर्य यही होता था कि तुम जो देख रहे हो वो वैसे ही दिख रहे हो जैसे कोई दरबान है, तुम दरबान के लिए ही उपयुक्त हो। तो पहाड़ी शब्द उस समय बड़ा डेरोगेटरी समझा जाता था। आज स्थितियां बदल गई है, हमारा अलग राज्य है, अपनी अलग पहचान है, परंतु उस समय ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे सड़कें कम थी, लाइफस्टाइल बड़ी स्लो थी। प्रकृति ने इस तरह की लाइफस्टाइल यहाँ पे डेवलप की थी जो कि यहाँ पर के लोगों को बहुत ज्यादा जल्दबाजी नहीं थी। लोग आराम से अपना काम किया करते थे और प्रसन्न थे, लोग खुश थे। परंतु जो बाहरी दुनिया है उसके लिहाज से हम यहाँ रहने वाले लोग पिछड़े थे, बैकवर्ड थे। और इसी को लेके एक समय के बाद शुरू हुई पहाड़ों को विकसित करने की दौड़, क्योंकि यहाँ विकास नहीं हो पा रहा था, क्योंकि पानी पर्याप्त नहीं था, कनेक्टिविटी पर्याप्त नहीं थी, रहने बसने के लिए, खेती के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। तो इन सब का कैसे तोड़ निकाला जाए, वो डेवलपमेंट यहाँ शुरू किया गया। आज हमने देखा कि कैसे प्रकृति ने यहाँ एक ऐसी जीवन शैली का विकास किया जो कि बड़ी रिलैक्स थी, आराम से रहती थी, प्रकृति का आनंद लेती थी। जितने प्राकृतिक संसाधन थे उनका उपयोग करके वो अपनी जरूरतों को पूरा कर रहे थे, खुश थे। परंतु बाहरी दुनिया को लगता था कि ये बैकवर्ड है, इनको डेवलप करने की जरूरत है। और समय बीतने के साथ जब डेरोगेशन इतना हो गया, हर जगह ये लोगों को बताया जाने लगा कि तुम्हारा क्षेत्र, तुम लोग बैकवर्ड हो, तो यहाँ के लोगों को भी लगा कि हमें भी बाहरी जो दुनिया है उसके हिसाब से विकास यहाँ हमारे क्षेत्र का भी होना चाहिए। तो यहाँ अंदर से भी मांग आना शुरू हुई और बाहर से तो लोग ये कह ही रहे थे कि ये क्षेत्र अल्प विकसित है, बैकवर्ड है, इसका विकास होना चाहिए। तो यहाँ एक विकास का दौर शुरू। ये हम देखेंगे कि किस तरह से
जो मॉडर्न डेवलपमेंट है उसने यहाँ की लाइफस्टाइल को, यहाँ के लोगों को, यहाँ के संसाधनों को प्रभावित किया। अगर आपको इस चैनल में बताई गई बातें अच्छी लग रही हैं, इससे कुछ फायदा हो रहा है, इससे कुछ नई जानकारियां मिल रही हैं, तो हमारे साथ बने रहिए, चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए। धन्यवाद। नमस्कार।